नमस्कार। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक दिलचस्प कहानी है। और ये कहानियां अक्सर शुरू हुई युद्ध के मैदानों में। तो आज हम उन लड़ाइयों को समझेंगे, उन डिसाइसिव बैटल्स को जिन्होंने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। इसका जवाब हमें इतिहास के उस मोड़ पर ले जाता है जहां से भारत की पॉलिटिकल स्टोरी की असल में शुरुआत हुई। ये उस जंग की कहानी है जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। तो देखिए, भारत के महान साम्राज्यों को समझने के लिए हमें पहले वैदिक काल के उन शुरुआती संघर्षों को देखना होगा जिन्होंने इसकी जमीन तैयार की। और इसकी शुरुआत होती है दशरागी युद्ध से, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की भी थी। सोचिए, एक तरफ थे भरत जनजाति के राजा सुदास, जिन्हें गाइड कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक पूरा गठबंधन जिनके सलाहकार थे विश्वामित्र। ये युद्ध हुआ परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। यहां राजा सुदास ने एक कमाल की मिलिट्री टैक्टिक अपनाई। उन्होंने नदी का एक बांध ही तोड़ दिया, जिससे दुश्मन की पूरी सेना बाढ़ में बह गई। यह दिखाता है कि उस जमाने में भी नेचुरल एलिमेंट्स का कितना स्मार्ट इस्तेमाल होता था। तो इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये भारत के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यानी राजनीतिक एकीकरण की तरफ पहला कदम था। इस एक जीत ने भरत जनजाति को सबसे बड़ी शक्ति बना दिया और यहीं से शक्तिशाली कुरु साम्राज्य का उदय हुआ। ये पॉइंट आपके मेंस के उत्तर को एक अलग ही गहराई दे सकता है। चलिए, अब वैदिक काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाजनपद के दौर में। और इस युग की सुपर पावर कौन थी? बिल्कुल सही, मगध। लेकिन मगध हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। इसकी ताकत का राज छिपा है उन स्ट्रेटेजिक वॉर्स में जिन्होंने इसे एक साधारण से राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। आइए इस टेबल से मगध के एक्सपेंशन को समझते हैं। सबसे पहले बिंबिसार ने अंग को जीता, जिससे जो जरूरी ट्रेड रूट्स थे वो मगध के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद आए उनके बेटे अजातशत्रु। उन्होंने वज्जी संघ को हराने के लिए एक दो नहीं, पूरे 16 साल लंबा अभियान चलाया। और इसमें रथमुसल यानी ऐसा रथ जिसमें ब्लेड लगे हों, और महाशिला कंटक यानी बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। और आखिर में शिशुनाग ने अवंती को हराकर मगध के सबसे आखिरी और बड़े दुश्मन को भी खत्म कर दिया, जिससे मगध उत्तर भारत की अकेली महाशक्ति बन गया। चलिए, अब जरा नजरिया बदलते हैं और उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं। जिस वक्त मगध अंदरूनी तौर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा था, ठीक उसी वक्त विदेशी ताकतें भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। यहां 2 बड़े विदेशी हमलों को देखिए। पहले ईरान के हखामनी शासकों ने सिंधु घाटी पर कब्जा किया, और फिर आया सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस की बहादुर सेना से। सिकंदर जंग तो जीत गया, लेकिन पोरस के हौसले और नंद साम्राज्य की विशाल सेना की कहानियों ने उसकी थकी हुई फौज का मनोबल ही तोड़ दिया। नतीजा, उसकी सेना ने ब्यास नदी के आगे एक कदम भी बढ़ाने से इनकार कर दिया और सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा। तो इन सभी अंदरूनी और बाहरी लड़ाइयों ने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया था, जिसे भरने के लिए एक नई शक्ति का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत को उसका पहला एकीकृत साम्राज्य, अ पैन इंडियन एम्पायर दिया। मौर्य साम्राज्य की नींव के पीछे दिमाग था आचार्य चाणक्य का, जिसका जिक्र हमें विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में मिलता है। उनकी रणनीति सीधी नहीं थी, बल्कि ये शतरंज की चाल जैसी थी। उन्होंने सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया। पहला कदम, सीमाओं को सुरक्षित करो। दूसरा कदम, स्थानीय कबीलों को साथ मिलाकर एक मजबूत गुरिल्ला सेना बनाओ। और आखिरी कदम, जब दुश्मन को किनारों से कमजोर कर दिया हो, तब केंद्र पर हमला करो। कमाल की रणनीति थी, है ना? सिकंदर का अधूरा सपना पूरा करने के लिए उसका जनरल सेल्यूकस निकेटर भारत आया, लेकिन इस बार सामने था चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी विशाल सेना। नतीजा, सेल्यूकस की हार हुई और एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस ट्रीटी के तहत चंद्रगुप्त को 4 बहुत जरूरी प्रांत मिले: एरिया, अराकोसिया, गैड्रोसिया और परोपेमिसाडे। एग्जाम के लिए इसे याद रखने का एक आसान तरीका है एजीपी। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी तोहफे में दिए और एक मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक संबंध भी बना, जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच शांति बनी रही। 2.5 लाख से भी ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कलिंग युद्ध में मारे गए या बंदी बनाए गए लोगों की अनुमानित संख्या है।
261 ईसा पूर्व में अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध ने इतना भयानक विनाश किया कि इसने सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं बल्कि एक सम्राट का दिल और भविष्य सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग के मैदान में बहे खून ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म घोष यानी धर्म और शांति की आवाज को अपना लिया। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक गहरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसका साफ जिक्र हमें उसके 13वें प्रमुख शिलालेख में मिलता है। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ और इसके बाद भारत में एक बार फिर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का दौर आया। मतलब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी और कई छोटी छोटी रीजनल शक्तियां आपस में लड़ रही थीं। इस दौर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है शुंग और इंडो ग्रीक्स यानी यवनों के बीच का संघर्ष। एक तरफ शुंग राजकुमार वसुमित्र ने यूनानियों को जंग में हराया, जैसा कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में बताया गया है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इस लड़ाई के बाद एक अनोखा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा सबूत है विदिशा का हीलियोडोरस स्तंभ, जिसे एक यूनानी राजदूत ने भागवत धर्म के सम्मान में बनवाया था। ये हमें सिखाता है कि इतिहास में सिर्फ टकराव ही नहीं बल्कि मेलजोल भी होता है। तो हमने वैदिक काल से लेके मौर्योत्तर काल तक के युद्धों का सफर तय कर लिया। अब वक्त है ये देखने का कि आपको कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए कुछ एग्जाम में आने वाले सवालों से अपनी तैयारी को परखते हैं। ये स्लाइड आपकी परीक्षा के लिए एक चीट शीट की तरह है। इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट नोट कर लीजिए। नदियां, ग्रंथ और संधियां ये वो फैक्ट्स हैं जो मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल, याद कीजिए हमने चाणक्य की उस शानदार 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी की बात की थी। उसका जिक्र हमें किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? दूसरा सवाल, थोड़ा ध्यान से, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि में इनमें से कौन सा इलाका चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया था? और तीसरा और आखिरी सवाल, जो हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चलिए अब जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है बी, मुद्रा राक्षस। दूसरे का जवाब है सी, बैक्ट्रिया, क्योंकि यह संधि का हिस्सा नहीं था। और तीसरे सवाल का जवाब है बी, परुषिणी, यानी आज की रावी नदी। उम्मीद है आपके स्कोर अच्छे रहे होंगे। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अशोक ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तलवार के दम पर बनाया था, लेकिन इतिहास उन्हें उनकी तलवार के लिए नहीं बल्कि उनके धम्म के सिद्धांत के लिए याद करता है। तो असल में एक स्थायी विरासत क्या छोड़ती है, तलवार या सिद्धांत? इस विचार के साथ आज का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।